हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्केन्स का लेक्चर नंबर 11। लास्ट लेक्चर में हम लोग कवर कर चुके हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स, जिसमें हमने पढ़ लिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। साथ ही साथ हमने उसके अंदर कवर किया था एलिमिनेशन रिएक्शन यानी कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, और साथ ही साथ कवर किया था रिएक्शन विद मेटल्स। तो आज हम लोग अपना अलग दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स। जैसे हमने हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी किया है, ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, हेलो एरीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को एक एक करके स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट है हमारा आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, फर्स्ट है हमारा इसके अंदर भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे हमने हेलो एल्केन्स के अंदर पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऐसे ही हम लोग यहाँ भी पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर क्या होगा, आपके पास एक हेलो एरीन होगा। ठीक है, आपके पास क्या होगा, एक हेलो एरीन, और आप क्या करेंगे इस हेलो एरीन के ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल लेके आएंगे। ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल लाकर आप इसके ऊपर क्या कराएंगे, इसका अटैक कराएंगे। तो अटैक कराने पर हेलो एल्केन्स के अंदर तो क्या हो रहा था, हेलोजन हट रहा था दो तरीके से, या तो कार्बोकेटाइन बन रहा था या ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी, SN1 और SN2 हो रहा था। लेकिन हेलो एरीन्स के अंदर जब आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने के लिए किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं किसी एराइल हैलाइड के ऊपर, तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होती, नो रिएक्शन, रिएक्शन ही नहीं होती। क्यों नहीं होती? रीजन क्या है उसका, रीजन की बात करते हैं, रीजन्स क्या है उसके, रिएक्शन ना होने के कारण क्या है, रिएक्शन ना होने के कारण रीजन नंबर 1, फर्स्ट पहला रीजन क्या है, जो ये हेलो एरीन है ना, इसके अंदर जो हेलोजन है, हेलोजन के ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर। वो लोन पेयर क्या कर रहे हैं, वो लोन पेयर रेजोनेंस शो कर रहे हैं, और रेजोनेंस होने की वजह से कार्बन और हेलोजन के बीच में कुछ समय के लिए डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया, जिसको हम बोलते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो उस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से क्या होता है, जो हेलो एरीन्स होती हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करती। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ड्यू टू, पहला रीजन क्या है, पार्शियल ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन बॉन्ड, कार्बन एंड हेलोजन बॉन्ड। कैसे आता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, वो भी सीख लो। मेरे पास क्या है, मेरे पास ये एक हेलो एरीन है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, एक हेलो एरीन है, इसके ऊपर यहाँ पर क्या है, हेलोजन, और हेलोजन के पास क्या है, यहाँ पर लोन पेयर। तो होता क्या है, इसके जो लोन पेयर हैं, ये लोन पेयर क्या करते हैं, लोन पेयर कन्वर्ट हो जाते हैं बॉन्ड पेयर में, साथ ही साथ साइमल्टेनियसली ये बॉन्ड पेयर कन्वर्ट हो जाता है लोन पेयर में। ठीक है, तो क्या होगा, इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी, देखना, ये तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पर एक था, अब दो हो जाएंगे बॉन्ड, और यहाँ पर हेलोजन एज इट इज रहेगा, और हेलोजन के पास से क्या चले गए, लोन पेयर, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। साथ ही साथ ये बॉन्ड पेयर जो लोन पेयर में कन्वर्ट हुआ था, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव, और ये वाला बॉन्ड एज इट इज, और ये वाला बॉन्ड भी क्या आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, फिर से क्या होगा, फिर से ये फिर से इसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस। मैंने बताया था कैसे होता था, देखो, लोन पेयर सिंगल डबल बताया था मैंने आपको, लोन पेयर सिंगल डबल। तो यहाँ पर क्या होता है, लोन पेयर इज कन्वर्टेड इनटू बॉन्ड पेयर, साइमल्टेनियसली बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड इनटू लोन पेयर। तो क्या होगा, फिर से इसकी एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी कुछ ऐसी, यहाँ पर तो आ जाएगा डबल, यहाँ पर भी डबल, यहाँ पर डबल हेलोजन पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा लोन पेयर। फिर से क्या होगा, फिर से इसके अंदर रेजोनेंस आ गया, तो लोन पेयर इज कन्वर्टेड इनटू बॉन्ड पेयर, एक सेकंड, लोन पेयर इज कन्वर्टेड इनटू बॉन्ड पेयर, साइमल्टेनियसली बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड इनटू लोन पेयर। तो फिर से क्या होगा, इसकी एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी इसकी, एक और देखना, यहाँ पर क्या आएगा, ये आएगी आपकी रिंग, यहाँ पर आ जाएगा डबल, यहाँ पर आ जाएगा डबल, यहाँ पर आएगा नेगेटिव यानी कि लोन पेयर, और डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या आ जाएगा, हेलोजन, और हेलोजन के पास क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, फिर से क्या होगा इसके अंदर, फिर से क्या होगा इसके अंदर, रेजोनेंस मिल गया, कॉन्जुगेशन मिल गया। तो फिर से क्या होगा, लोन पेयर इज कन्वर्टेड इनटू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड इनटू लोन पेयर। तो क्या होगा, फिर से इसकी एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी, ये हो गया आपकी रिंग, यहाँ पर डबल, यहाँ पर डबल, यहाँ पर डबल, और यहाँ पर क्या आ जाएगा इसके पास, हेलोजन, और हेलोजन को उसका लोन पेयर क्या मिल जाएगा वापस। तो टोटल कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी, 5। कितनी बनी, 5।
तो हो क्या रहा है, जब ये रेजोनेंस हो रहा है तो रेजोनेंस होने की वजह से क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर देखो, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो कार्बन और हेलोजन के बीच में, देखो कार्बन और हेलोजन के बीच में, कार्बन और हेलोजन के बीच में, कार्बन और हेलोजन के बीच में क्या डेवलप हो रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यानी कि कुछ समय के लिए क्या आ जा रहा है, डबल बॉन्ड। और कुछ समय के लिए डबल बॉन्ड आने की वजह से यहाँ से जो बॉन्ड होता है वो जल्दी से टूट नहीं पाता, ठीक है ना, ये बॉन्ड जल्दी से ब्रेक नहीं हो पाता। तो पहला रीजन तो हो गया ये। दूसरे रीजन की बात करते हैं, दूसरा रीजन क्या आता है, सेकंड रीजन। सेकंड रीजन क्या आता है, सेकंड रीजन की हम बात करते हैं। सेकंड क्या आता है, ड्यू टू इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन, ड्यू टू इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन, ड्यू टू इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। जो फिनाइल कैटायन होता है वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, या आप ऐसे बोल सकते हो उसकी स्टेबिलिटी खराब हो जाती है, खराब होती है बहुत ही ज़्यादा। तो इसी वजह से क्या होता है, यहाँ पर एनएसआर नहीं हो पाती। फिनाइल कैटायन क्या होता है, आपके पास ये हेलोएरिन है, ठीक है, यहाँ से अगर मैं इस हेलोजन को अलग कर दूं तो किसकी फॉर्मेशन होगी, देखना ये आएगा कुछ ऐसा, ये यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव और यहाँ पर आ जाएगा एक्स नेगेटिव। तो इसी को ही बोला जाता है फिनाइल कैटायन। क्या बोला जाता है, फिनाइल कैटायन। और ये फिनाइल कैटायन क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से ये बनता ही नहीं, और अगर ये नहीं बनता तो रिएक्शन नहीं हो पाती, ठीक है, हेलोजन हेलोएरिन्स के ऊपर से नहीं हट पाता। तीसरे रीजन की बात करते हैं, थर्ड रीजन। थर्ड रीजन क्या है, ड्यू टू द difference due to the difference in hybridization due to the difference in hybridization due to the difference in hybridization of carbon halogen bond। कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड है उसके हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंस की वजह से भी ऐसा होता है। कैसे, मेरे पास एक एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड सपोज करो कुछ ऐसा है, CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर भी एक CH3 लगा दिया मैंने, यहाँ पर भी एक CH3 लगा दिया और यहाँ पर लगा दिया कोई भी हेलोजन। एक मेरे पास है एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड क्या होगा, ये बेंजीन रिंग होगी और इसके किसी भी पोजीशन पर क्या जुड़ा होगा, हेलोजन। अगर मैं इसके अंदर इस वाले कार्बन की हाइब्रिडेशन की बात करूं तो कैसे करूंगा, तो ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा और ये सिग्मा, 4 सिग्मा का मतलब sp3, ठीक है। अगर मैं इस वाले कार्बन की हाइब्रिडेशन की बात करूं तो इसका ये सिग्मा ये पाई, ये सिग्मा और ये भी क्या हो जाएगा, सिग्मा। तो यानी कि इसके 3 सिग्मा, यानी कि इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2। और आपको अगर ध्यान हो तो मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताया था, क्या बोला था, मैंने बोला था आपको जिस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने का मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच कर रखेगा। ऐसे ही फिर उसके बाद इससे इससे कम किसकी होती है, कार्बन, ऐसा कार्बन जिसकी हाइब्रिडेशन sp2 होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है sp वाले से, ठीक है। और फिर उसके बाद आता था sp3। तो sp3 वाले के अंदर तो क्या होगा, यहाँ से परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होने की वजह से इस कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो क्या हो जाएगी, कम। तो यहाँ से हेलोजन निकलना क्या होगा, आसान। लेकिन इसकी परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है, और परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इसकी, इस वाले कार्बन की। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से तो क्या होगा, यहाँ से हेलोजन नहीं निकल पाता, ठीक है, यहाँ से हेलोजन नहीं निकल पाता। अगली बात करते हैं फोर्थ क्या आता है, फोर्थ रीजन क्या है, फोर्थ रीजन है आपका ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रॉन रिच हेलोएरीन्स। फोर्थ रीजन ये आता है रिपल्शन की वजह से। रिपल्शन कैसे, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास ये हेलोएरीन है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, हेलोएरीन। इसके अंदर जो हेलोजन है उसके पास कितने लोन पेयर होते हैं, 3 लोन पेयर होते हैं। कितने लोन पेयर होते हैं, 3 लोन पेयर होते हैं। जैसे ही मैं इसके ऊपर किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराने के लिए आऊंगा तो न्यूक्लियोफाइल के पास भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल के पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास भी लोन पेयर है। तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या होने लगेगा, रिपल्शन। और रिपल्शन की वजह से जैसे ही इसके पास ही रिएक्शन करने के लिए जाएगा तो रिएक्शन नहीं होगी। तो इसलिए फोर्थ कारण होता है, फोर्थ रीजन होता है कि हेलोएरीन्स कभी भी आपको एनएसआर बना करते हुए नहीं दिखेंगे। तो ये तो हमने बात कर ली बेसिकली कि होती नहीं है, लेकिन क्या बिल्कुल भी नहीं होती, हो जाती है। कैसे होगी, एक प्रोसेस है जिसका नाम है डाउस प्रोसेस। क्या नाम है, डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, आप हेलोएरीन्स के अंदर क्या कर सकते हैं, हेलोजन को हटा सकते हैं। कैसे हटाएंगे, सपोज करो मेरे पास
एक हेलोएरिन है, हेलोएरिन में भी है मेरे पास क्लोरोबेंजीन। मैं इस क्लोरोबेंजीन के अंदर क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट सबसे पहले तो डाल रहा हूँ NaOH। क्या डाल रहा हूँ, NaOH। साथ ही साथ इसके अंदर जो मैं टेम्परेचर लगा रहा हूँ वो लगा रहा हूँ 623 केल्विन, ठीक है। और जो प्रेशर होगा वो होगा 300 ATM। प्रेशर कितना होगा, 300 ATM। फिर मैं क्या करूंगा, इसको डाइल्यूट एसिड डाल के क्या कर दूंगा, इसको हाइड्रोलाइसिस कर दूंगा, ठीक है। जैसे ही मैं इतना काम करूंगा तो इतना काम करने पर यहाँ से जो ये Cl होगा ये हटेगा, और ये कौन सा न्यूक्लियोफाइल देता था, OH नेगेटिव। तो ये Cl हटेगा और इस Cl के हटने पर क्या होगा, यहाँ पर आपको Cl की जगह क्या लग जाएगा आपके पास, OH। यानी कि आपके पास क्या था, ये क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन से क्या बन गया, फिनोल। किसके थ्रू, डाउस प्रोसेस के थ्रू। किसके थ्रू बन गया, डाउस प्रोसेस के थ्रू। मैंने क्या बोला कि जो हेलोएरिन्स होती हैं वो NSR नहीं देती। 4 कारण बताए, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, फिनाइल इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन, तीसरा मैंने आपको बताया हाइब्रिडाइजेशन, फोर्थ मैंने आपको बताया क्या, रिपल्शन, न्यूक्लियोफाइल और हेलोजन के बीच में रिपल्शन होगा। फिर हम बोल रहे हैं कि बिल्कुल भी नहीं होती, क्या हो जाती है, एक प्रोसेस है डाउस प्रोसेस। क्या होता है उसके अंदर, आपके पास क्या होगी, हेलोरिन होगी। उस हेलोरिन के अंदर आप क्या डालेंगे, NaOH। टेम्परेचर कितना रहेगा, 623 केल्विन, ठीक है। 300 ATM क्या रहेगा प्रेशर, और फिर आप उसका क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस। जैसे ही आप इतना काम करते हैं, इस हेलोरिन के अंदर से Cl यहाँ से निकल जाएगा और क्या लग जाएगा, यहाँ पर OH लग जाएगा। क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, अगर आप इस हेलोरिन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो तो जो ये रिएक्शन होती है ये और अच्छी हो जाती है। मतलब कि अभी आप रिएक्शन करवा रहे हो तो आपको कितना ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है, 623 केल्विन प्रेशर लगाना पड़ रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इस टेम्परेचर और प्रेशर को कम कर सकते हो। कैसे, आप क्या करो, इस हेलोरिन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि NO2, आपकी NCERT में NO2 का एग्जाम्पल दिया हुआ है। आप क्या करो, हेलोरिन्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो NO2। जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते ही जो रिएक्टिविटी होगी हेलोएरिन्स की वो क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब होता है ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करते हैं, खींचते हैं, उनको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जैसे कि लाइक NO2, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ क्या, NO2। अगर आप कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं जैसे कि NO2, तो वहां पर क्या होगी, आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आराम से हो जाएगी, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगी, आराम से हो जाएगी। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आप कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने पर जो आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी हेलोएरिन्स के अंदर वो हो जाती है। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी कहाँ पर लगाएंगे, मैंने आपको बेंजीन रिंग के अंदर 3 पोजीशन बताई थी, एक तो ऑर्थो, एक मेटा और एक पैरा। तो ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन कैन गिव दिस रिएक्शन। मेटा वाली क्यों नहीं देती अभी बताऊंगा, कैन गिव दिस रिएक्शन। मेटा क्यों नहीं करती मैं बताऊंगा आपको, है ना। कैन गिव दिस रिएक्शन कैसे देती है रिएक्शन, पहले वो समझ लो। मेरे पास क्या है, मेरे पास ये हेलोएरिन है, ये एक हेलोएरिन है क्लोरोबेंजीन। मैंने क्या किया, इसके ऑर्थो पोजीशन पर NO2 लगा दिया, और NO2 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या करेगा, इस हेलोरिन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। जैसे ही ये खींचेगा तो खींचने पर क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ पर इसके अंदर डालेंगे अब NaOH, ठीक है। तो जो यहाँ पर टेम्परेचर देना पड़ेगा ना, इस NO2 की वजह से अब कम टेम्परेचर देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, लगभग 443 केल्विन। और फिर आप इसका क्या कर दो, हाइड्रोलाइसिस। तो अब क्या होगा आपके पास, अब आपके पास क्या बन जाएगा, इजिली क्या होगा, यहाँ से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी और Cl हट जाएगा, और Cl हट के क्या आ जाएगा, OH। क्या आ जाएगा, Cl हट के OH, ठीक है। अगर आप क्या करो, अगर आप ऑर्थो के साथ साथ पैरा पोजीशन पर भी लगा दो, ये आपके पास क्लोरोबेंजीन है, यहाँ ऑर्थो पे तो था ही एक ग्रुप NO2, आप क्या कर रहे हो, एक NO2 ग्रुप और लगा दे रहे हो। तो क्या होगा, अब फिर से क्या होगा, अब दो विड्रॉइंग ग्रुप आ गए। दो विड्रॉइंग ग्रुप आने की वजह से रिएक्शन और अच्छी हो जाएगी और जल्दी होगी, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। और जो टेम्परेचर देना होगा इस बार वो भी कम देना होगा, टेम्परेचर कितना देना होगा, 368 केल्विन, ठीक है। और फिर इसका आप क्या कर देंगे, इसका आप कर देंगे हाइड्रोलाइसिस। जैसे ही आप इतना काम करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, Cl हटेगा, और Cl हटने के बाद क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, और यहाँ पर NO2 एज इट इज, और यहाँ पर भी NO2 क्या हो जाएगा, एज इट इज।
ठीक है। अगर आप सारे ऑर्थो और पैरा पर लगा दोगे तो रिएक्शन बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाएगी। और ये आपके पास क्लोरोबेंजीन, यहाँ पर भी आपने क्या किया NO2 लगा दिया, यहाँ पर भी आपने क्या किया NO2 लगा दिया, यहाँ पर भी आपने क्या किया NO2 लगा दिया। अब यहाँ पर अगर आप रिएक्शन कराने जाओगे तो यहाँ पर आपको वीक न्यूक्लियोफाइल भी अगर मिल जाता है ना तो उससे भी रिएक्शन हो जाएगी। अब आप यहाँ पर अगर NaOH ना डाल के वार्म वाटर डाल दोगे, वार्म वाटर यानी कि गर्म पानी जैसे आप डालोगे तो गर्म पानी डालते ही रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Cl की जगह आ जाएगा OH, यहाँ पर क्या आ जाएगा NO2, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा NO2 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा NO2। और इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, इस कंपाउंड का नाम होता है पिक्रिक एसिड। क्या नाम होता है, पिक्रिक एसिड। बहुत बार पूछा हुआ है कि पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला बताओ। तो पिक्रिक एसिड क्या होता है, सारे ऑर्थो और पैरा पर तो क्या लगा होगा NO2, ठीक है। और इस यहाँ क्या लगा होगा, फिनोल के ऊपर लगे होंगे, किसके ऊपर लगे होंगे, फिनोल के ऊपर जितने भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन होगी सब पर क्या लगा होगा NO2। और इसका नाम क्या होता है, अगर मैं नाम लिखना चाहूँ ये तो हो गया पिक्रिक एसिड कॉमन नेम। अगर मैं इसका आईयूपीएसी नेम लिखना चाहूँ तो क्या होगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, ये होता है पिक्रिक एसिड का नाम, ठीक है। तो बहुत बार आपसे पूछेगा कि बताओ रिएक्शन करवा के दिखाओ, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए पिक्रिक एसिड क्या होता है, ठीक है। ये बात हो गई हमारी किसकी, डाउस प्रोसेस की। कि डाउस प्रोसेस में अगर आप NO2 लगा देते हैं तो NSR हो जाती है। अब मैंने आपको बोला था कि ऑर्थो और पैरा पर लगाने पर ही होगी, मेटा पर क्यों नहीं होगी, तो वो समझ लो। अगर आपके पास मैकेनिज्म चल लो, मैकेनिज्म एक एक करके मैकेनिज्म। अगर आपके पास पहला फर्स्ट, अगर आपके पास आती है ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, क्या आती है ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, तो इसके अंदर ऐसा क्या होता है कि जो रिएक्शन होती है आपकी NO2 लगाने पर, क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पर NO2 लगाते ही जो आपकी रिएक्शन होती है NSR वो हो जाती है। तो आपके पास क्या है, आपके पास है ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, यहाँ पर तो आ गया NO2 और यहाँ पर क्या आ गया Cl। जैसे ही आप इसके पास क्या लाए, आप इसके पास एक इलेक्ट्रोफाइल लाए, सॉरी न्यूक्लियोफाइल लाए। जैसे ही आप इसके पास क्या लाए, एक न्यूक्लियोफाइल, वो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहाँ पर जाकर अटैक करेगा, ठीक है। इसको हटाना चाहेगा तो यहाँ पर जाकर अटैक करेगा। जैसे ही वो यहाँ पर जाकर अटैक करेगा तो होगा क्या, ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला जो बॉन्ड है टूट जाएगा ऐसे। और अगर ऐसे टूटेगा तो एरो के हेड पर तो क्या आता है नेगेटिव और टेल पर क्या आता है पॉजिटिव। तो कुछ ऐसी फॉर्मेशन होगी, यहाँ पर तो आ जाएगा Cl, यहाँ पर आ जाएगा OH, ठीक है। ये वाला बॉन्ड एज इट इज, ये वाला बॉन्ड एज इट इज, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव और यहाँ पर आ जाएगा NO2, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात इतनी। ये वाला कंपाउंड जो था ना, ये वाला कंपाउंड, ये वाला अगर आप पहले देखोगे तो ये वाला कंपाउंड था एरोमेटिक। क्या था ये, एरोमेटिक। जैसे यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हुई, कार्ब एनायन की। कार्ब एनायन क्या होता है, कार्बन के ऊपर निगेटिव, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव तो कार्बोकेटायन, कार्बन के ऊपर नेगेटिव तो क्या होता है कार्बन आयन। तो जो कार्बन आयन यहाँ पर बना वो क्या है, वो नॉन एरोमेटिक हो गया। क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कभी भी कोई रिएक्शन हो रही है उसके अंदर अगर एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है तो जो नॉन एरोमेटिक बना ना वो क्या हो जाता है, वो एरोमेटिक की कंपैरिजन में उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। एरोमेटिक कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है नॉन एरोमेटिक से। तो ये नॉन एरोमेटिक क्या करना चाहेगा, अपनी स्टेबिलिटी को वापस से रिगेन करना चाहेगा। तो ये क्या करेगा, ये जो निगेटिव है ना, निगेटिव ये वाला, ये निगेटिव मैं यहाँ बनाता हूँ उसको एक सेकंड। ये वाला जो निगेटिव है ये क्या करेगा, ये निगेटिव वापस से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वापस से कन्वर्ट हो जाएगा बॉन्ड पेयर में। जैसे ये बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा तो इन दोनों में से एक ग्रुप निकलेगा। कौन सा ग्रुप निकलेगा, एक तो आपके पास है Cl नेगेटिव, या तो Cl नेगेटिव निकलेगा या फिर निकलेगा आपके पास OH नेगेटिव। क्या निकलेगा, OH नेगेटिव। जाता कौन है दोनों में से, आपको ध्यान क्या रखना है, जो ये Cl नेगेटिव होता है ना, ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप। अगर आप Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव को कंपेयर कराओगे तो Cl नेगेटिव क्या होता है, बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो जैसे ही ये लोन पेयर कन्वर्ट होता है बॉन्ड पेयर में तो यहाँ से ये क्या होता है, यहाँ से ये निकल जाता है और निकलने के बाद किसकी फॉर्मेशन होगी, ये बना देगा कुछ ऐसा। ये होगी आपकी रिंग, ठीक है। यहाँ डबल, यहाँ डबल, यहाँ डबल, यहाँ पर क्या रहेगा NO2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा OH, यहाँ पर क्या आ जाएगा OH, ठीक है। और ये वापस से क्या हो गया, पहले भी एरोमेटिक था उससे नॉन एरोमेटिक बना, फिर से वापस क्या बन गया एरोमेटिक। और इसने अपनी स्टेबिलिटी को वापस से क्या कर लिया, रिगेन कर लिया।
अब सवाल ये था कि ये ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन रिएक्शन देता ही क्यों है? वो इसलिए क्योंकि जो इसमें नॉन एरोमेटिक कार्बन आयन बनता है ना, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। क्या होता है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। क्या होता है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। कैसे होता है? ये आपके पास रिंग होगी, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी डबल होगा, यहाँ पर भी डबल होगा। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक बार तो लगा हुआ था Cl और एक पर लगा हुआ था OH। यहाँ पर क्या था, NO2। और NO2 एक्चुअल में होता कैसा है, NO2 होता है ऐसा कुछ, नाइट्रोजन होगा से एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव होगा क्योंकि इसने 4 बॉन्ड बना रखे हैं। एक ऑक्सीजन सिंगल से जुड़ा होगा तो इसके ऊपर नेगेटिव होगा। और यहाँ पर क्या आ गया था, यहाँ पर आ गया था नेगेटिव। अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ पर क्या हो गया, कॉन्जुगेशन। कैसे आ गया कॉन्जुगेशन, नेगेटिव, देखो नेगेटिव सिंगल डबल। जैसे लोन पेयर सिंगल डबल था, ऐसे ही कॉन्जुगेशन होता है नेगेटिव सिंगल डबल। और इस कॉन्जुगेशन में क्या होता है, नेगेटिव जो होता है ना, नेगेटिव वो कन्वर्ट हो जाता है बॉन्ड पेयर में, और जो बॉन्ड पेयर होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा लोन पेयर में। तो यानी कि ये क्या करेगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है इसके साथ क्या होगा, रेजोनेंस में जाएगा, और ये नेगेटिव कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, बॉन्ड पेयर के अंदर। साथ ही साथ ये बॉन्ड पेयर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, लोन पेयर के अंदर। तो ये क्या हो गया, रेजोनेंस हो गया। तो इस रेजोनेंस की वजह से ही क्या होता है, यहाँ पर ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन के अंदर NSR हो जाती है, ठीक है, किसके अंदर, ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन के अंदर कौन सी रिएक्शन हो जाती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये जो कार्बन आयन है, ये जो कार्बन आयन है, ये कैसा कार्बन आयन है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। कैसा है ये, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होने की वजह से ही ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को क्या करता है, शो करता है। अगर मैं मेटा के अंदर बात करूं, मेटा के अंदर सेकंड, मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, किसकी बात करूं, मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ठीक है। मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन क्या होगा, ये आपकी बेंजीन रिंग होगी, यहाँ पर डबल, यहाँ पर डबल, यहाँ पर डबल, यहाँ पर होगा Cl, और यहाँ पर मेटा पोजीशन पर क्या लगा होगा, NO2, ठीक है। मेटा पोजीशन पर क्या लगा होगा, NO2, ठीक है ना, मेटा पोजीशन पर क्या लगा होगा, NO2। तो होगा क्या, होगा क्या, ध्यान से देखना, इसके पास एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, और वो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस पोजीशन पर आकर अटैक करेगा। जैसे ही इस पोजीशन पर आकर अटैक करेगा तो यहाँ पर भी क्या होगी, यहाँ पर भी क्या बनेगा आपका, ऐसा कुछ बनेगा, देखना, यहाँ पर आ जाएगा Cl, यहाँ पर आ जाएगा OH, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है ना। क्यों क्यों आएगा नेगेटिव यहाँ पर, क्योंकि जो बॉन्ड होगा वो ऐसे टूटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया नेगेटिव, यहाँ पर आ गया डबल, यहाँ पर आ गया डबल, और NO2 कहाँ लगा हुआ है, यहाँ पर। अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो क्या इस नेगेटिव के पास NO2 लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। तो ये नेगेटिव क्या NO2 के साथ रेजोनेंस शो करेगा, नहीं करेगा। तो ये वाला क्या कार्बन है, रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, नहीं होगा, ठीक है। ये वाला कार्बन है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। आप और देख लो, यहाँ पर भी देखो क्या हो रहा है, लोन पेयर सिंगल डबल, ये क्या करेगा, ये यहाँ तक भी करेगा, लोन पेयर इज कन्वर्टेड इनटू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड इनटू, लेकिन ये नेगेटिव मेटा पोजीशन पर नहीं आएगा। अगर ये मेटा पोजीशन पर आता तो ही क्या करता है, NO2 के साथ रेजोनेंस दिखाता, लेकिन ये मेटा पोजीशन पर नहीं आ रहा है। कहाँ पर आ रहा है, या तो ऑर्थो पर या फिर, तो इसीलिए यहाँ पर जो एक कार्बन आयन है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होता, और रेजोनेंस स्टेबलाइज ना होने की वजह से ही क्या होता है, यहाँ पर जो आपकी मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन होती है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देती। तो रीजन क्या होगा इसका, रीजन होगा इसका, कार्बन आयन इज नॉट, कार्बन आयन इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, कार्बन आयन इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, स्टेबलाइज्ड बाय नाइट्रो ग्रुप। जो कार्बन आयन होता है वो नाइट्रो ग्रुप के द्वारा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड यहाँ पर नहीं होता, किसमें, मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन के अंदर, ठीक है। अगर मैं पैरा की बात करूं तो पैरा के अंदर भी होता है, हाँ पैरा के अंदर भी होता है। कैसे होगा, तीसरा केस, थर्ड केस क्या है मेरे पास, थर्ड है पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। मैं तो आपको इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ, आपकी बुक के अंदर पूरी दी हुई है, पूरी रिएक्शन अच्छे से बना के, कैसे रेजोनेंस हो रहा है, क्या हो रहा है ना, तो आप इसको ध्यान से समझ लो एक बार। तो आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास है पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ये आ गया मेरे पास, क्या यहाँ पर तो लगा हुआ है Cl, और इस बार पैरा पोजीशन पर क्या लग गया, पैरा पोजीशन पर लग गया NO2। मैं इसको नीचे बनाता हूँ, यहाँ लेके आते हैं इसको नीचे,
देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है, इस बार मेरे पास है इस बार यहाँ पर तो आ गया Cl, और इस बार कौन से पोजीशन पर आ गया NO2, पैरा पोजीशन पर। ठीक है, जैसे ही मैं इसके पास कोई न्यूक्लियोफाइल लाता हूँ OH नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा। जैसे ही यहाँ पर अटैक करेगा तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और टूटने पर किसकी फॉर्मेशन होगी, कार्बन आयन की। किसकी फॉर्मेशन होगी, कार्बन आयन की। यहाँ पर आ जाएगा Cl, और इसी पोजीशन पर क्या आ जाएगा OH। यहाँ पर क्या लगा हुआ है NO2, यहाँ पर डबल, यहाँ पर डबल, और यहाँ पर क्या आ गया नेगेटिव। ये क्या होगा, फिर से ये कन्वर्ट होगा बॉन्ड पेयर में, और ये बॉन्ड पेयर कन्वर्ट होगा किसके अंदर, लोन पेयर में। तो जैसे ही ये कन्वर्ट होगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास, यहाँ पर तो क्या आ जाएगा Cl, यहाँ पर क्या आ जाएगा OH, यहाँ पर क्या आ जाएगा डबल, यहाँ पर क्या आ जाएगा डबल, और यहाँ पर क्या आ जाएगा NO2, और इसी पोजीशन पर, इसी कार्बन पर क्या आ जाएगा नेगेटिव। अब क्या होगा, ये नेगेटिव किसके साथ रेजोनेंस में जा रहा है, NO2 के साथ। तो यहाँ पर भी किसकी फॉर्मेशन होगी, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्ब एनायन की। किसकी फॉर्मेशन हो गई, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बन आयन की। और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बन आयन की फॉर्मेशन की वजह से ही जो पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन होते हैं वो NSR रिएक्शन को शो करते हैं। ठीक है, मेटा के अंदर नहीं बनता, ऑर्थो और पैरा के अंदर बनता है। क्या बनता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्ब एनायन। क्या बनता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्ब एनायन। समझ में आ गई कितनी बात। और क्या होगा फिर से क्या होगा इसके अंदर, अब यहाँ पर ये इसके साथ रेजोनेंस शो करेगा, और रेजोनेंस करने के बाद ये वापस से इधर जाएगा, ये वापस से इधर जाएगा, फिर इस पोजीशन पर नेगेटिव आएगा, फिर से ये कन्वर्ट होगा इसमें, और यहाँ से ये बाहर निकल जाए, सॉरी ये नहीं, Cl बाहर निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, Cl की जगह क्या लग जाएगा, OH। क्या लग जाएगा, OH। ठीक है, अब इसके अंदर हुआ क्या क्या, इसके बारे में 2-4 पॉइंट लिख लेते हैं। फर्स्ट, पहला पॉइंट, इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज ArSN2। ये क्या होता है, SN2, 2 का मतलब तो क्या होता था, बायोमोलिकुलर। SN2 तो पता ही आपको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन AR का मतलब क्या है, पर AR का मतलब है एरोमेटिक। क्या मतलब है, एरोमेटिक। जो पीछे पड़ी थी वो थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके अंदर भी यूनिमोलिकुलर और बायोमोलिकुलर। ये जो हमने पढ़ी ये होती है एरोमेटिक बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी है, एरोमेटिक बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा पॉइंट क्या है, जैसे हमने वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन को बताया था, ऐसे ही यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो क्या होती है, अगर आप इसकी रेट लिखना चाहो तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, या तो यहाँ पर ऑर्थो होगा, या फिर यहाँ पर पैरा होगा, और क्या होगा वो भी नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। या तो ऑर्थो या फिर पैरा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन होगा, या तो क्या करेगी, सॉरी या तो बोल रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर रेट लिखना चाहूँ तो रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ऑर्थो पैरा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन के ऊपर, और साथ ही साथ न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी। ठीक है, साथ ही साथ किसकी होगी, और इसकी पावर में क्या है 1, इसकी पावर में भी क्या है 1। तो अगर मैं यहाँ से इसका ऑर्डर लिखना चाहूँ तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 2, और इसकी मोलिकुलरिटी भी क्या हो जाएगी, मोलिकुलरिटी भी हो जाएगी 2। ठीक है, क्योंकि बाय मोलिकुलर बोला तो मोलिकुलरिटी भी क्या होगी 2। ठीक है, अगर मैं यहाँ से बात करूँ कितने स्टेप की रिएक्शन है जो हमने ऊपर पढ़ी अभी, ये 2 स्टेप रिएक्शन है। कितनी स्टेप की रिएक्शन है, 2 स्टेप रिएक्शन। कैसे है 2 स्टेप रिएक्शन, देखो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर 2 स्टेप्स हो रहे थे। पहले स्टेप के अंदर क्या हो रहा था, यहाँ पर देखते हैं, चलो ऑर्थो में देखते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा था, पहले स्टेप के अंदर तो क्या हो रहा था, ये न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक कर रहा था, और दूसरे स्टेप में क्या हो रहा था, कार्बन आयन बन रहा था, और कार्बन आयन अपनी एरोमेटिसिटी को रिगेन करने के लिए क्या कर रहा था, यहाँ से Cl नेगेटिव को निकाल दे रहा था। तो जो ये पहला स्टेप होता है अटैक वाला, ये तो होता है स्लो। जो ये दूसरा स्टेप होता है ये वाला होता है फास्ट। क्या होता है ये वाला, फास्ट। तो टोटल 2 स्टेप्स होंगे, एक स्लो होगा और एक फास्ट होगा। पहले वाला क्या होगा, स्लो, और दूसरे वाला क्या होगा, फास्ट होगा। दूसरे वाला क्या होगा, फास्ट होगा। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं आपसे, रेट ऑफ रिएक्शन की, किसकी बात करूं, रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मैं आपसे रेट ऑफ रिएक्शन या फिर रिएक्टिविटी की बात करूं कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है या फिर रिएक्टिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। अगर नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर प्रेजेंट है
तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, मेटा वाले पर तो होती ही नहीं। अब अगर ऐसा हो जाए कि किसी कंपाउंड के अंदर आपको दो दे दे, एक तो ऑर्थो दे दे, एक पैरा दे दे, और बोले इन दोनों में से बताओ किसकी ज्यादा होगी, तो आपको ध्यान रखना है अगर दोनों का कंपैरिजन कराओगे तो ऑर्थो में ज्यादा होती है पैरा के मुकाबले। ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन की NSR की जो रेट होती है वो सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद किसकी आती है, पैरा की, और मेटा के अंदर तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती ही नहीं है। ठीक है, लास्ट पॉइंट, अगर आपसे यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर कराए, अभी तक तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि आप क्लोरोबेंजीन ले रहे हैं, अगर आपके पास यहाँ पर क्या आ जाए, आपके पास यहाँ पर फ्लोरोबेंजीन आ जाए, आपके पास यहाँ पर क्लोरोबेंजीन आ जाए, आपके पास यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन आ जाए, और आपके पास यहाँ पर आइडोबेंजीन आ जाए, तो फ्लोरोबेंजीन की जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है सबसे ज्यादा होती है, उससे कम होती है क्लोरो की, उससे कम होती है फ्लोरो की, और उससे कम होती है आइडोबेंजीन की। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात इतनी, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आपको एक बार इसको पढ़ लेना है, दोबारा से रिवीजन कर लेना है, तो समझ में आ जाएगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।